दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा। आप देख रहे हैं उंडाटे भारत। मित्रों, पिछले मैंने एपिसोड में वंश का दंश की राजनीति पर आप लोगों से चर्चा की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अहम कड़ी है कि देश के चलाने वाले, शीर्ष पदों तक जाने वाले, ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री बनने तक को लेकर के शिक्षा पर चर्चा क्यों नहीं होती। जब आप न्यूनतम पद ऑफिस कर्मचारी में चपरासी से लेकर के क्लर्क से लेकर के वहां के मैनेजर से लेकर के उसके ऊपर के अन्य पदों पर उसकी पढ़ाई, उसकी डिग्री, उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता की बाध्यता है। वो इन पदों पर पहुंचने के लिए बेसिक क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक, और ग्रेजुएशन के बाद आधुनिक जो शिक्षा है, आजकल तकनीकी शिक्षा है, आप चाहे वो मेडिकल की बात कर लें, इंजीनियरिंग की बात कर लें, आप वकीलों की बात कर लें या अन्य क्षेत्रों में। अब तो चूंकि वो इतने डाइवर्सिफाइड एजुकेशन हो गया, जब हम लोग ग्रेजुएशन करने आए थे तो 3 या 4 तो हुआ करता था, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लेकिन अब तो आप देखेंगे तो 50 विधाएं हैं। तो उन विधाओं में खासकर पॉलिटिकल, राजनीति शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान या बाकी चीजों की जानकारी या बेसिक एजुकेशन इन चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए क्यों नहीं। ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि विगत दिनों यूनाइटेड भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक सवाल करते हैं, सवाल के बाद व्यू लेते हैं, व्यू के बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं, तब जाकर के एक विचार बनता है कि नहीं, ये बात आम जनमानस के जो सवाल हैं उन तक इस पर चर्चा की बातें क्यों ना की जाए। मित्रों, ये बातें इसलिए बहुत जरूरी है कि जिसको हम नेता चुनते हैं, उस नेता के मातहत या उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी, आप अगर शीर्ष पदों की बात कर लें तो देश की सबसे ऊंची या सबसे कठिन, सबसे प्रभावशाली सिविल सर्विस, आईएएस और आईपीएस जैसे प्रमुख परीक्षाओं को पास कर या उस पर नियुक्त होने वाले अधिकारी जो नीति नियंत्रक होते हैं या नीति को बनाने वाले होते हैं। लोकतंत्र है, जनता के हाथ में है चुनना, लेकिन कम से कम इतनी जो बेसिक एजुकेशन, मित्रों बताना चाहूंगा, अब तक हरियाणा एक ऐसा मात्र राज्य है जिसने 2015 में पंचायत चुनाव को लेकर न्यूनतम शिक्षा तय की कि यदि पुरुष उम्मीदवार होंगे तो 10वीं पास होंगे, महिला होंगी तो 8वीं पास होंगी। जबकि इसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई, वहां पे विवाद भी हुआ, लेकिन नियम बना रहा, उस नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ। मित्रों, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि अब अभी तुरंत की बात कर लें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से हमारे शीर्ष दलों के नेता विदेश के दौरे पे गए, वहां की भाषाएं अलग होंगी, ठीक है, उसके लिए ट्रांसलेटर जाएंगे, लेकिन एक जो मिनिमम शिक्षा का मापदंड होता है, आप किसी भी भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, आप अपना स्थानीय लैंग्वेज में, जो चूंकि भारत बहुतायत, दक्षिण भारत में अलग भाषा है, उत्तर भारत में अलग है, पूर्वोत्तर राज्यों में अलग है, लेकिन इतनी जानकारी तो हो चुकी। अब तो गूगल पे या बाकी इतने प्लेटफॉर्म आ गए कि किसी भाषा को किसी भाषा में ट्रांसलेट करके समझाओ, जाना जा सकता, बोला जा सकता है। और अब हम उस एरा में जी रहे हैं जहां पर कि बिना कंप्यूटर के, बिना इंटरनेट के, आप बिना एटीएम के, बिना बैंकिंग के, आप सोचिए किस तरीके से। तो इधर जब आम आदमी जब एजुकेट हो रहा है और यही सरकारें शिक्षा अभियान को लेकर के किस तरीके से पूरे देश में लगातार अभियान छेड़ती हैं कि महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी शिक्षित हो, तो नेता शिक्षित क्यों ना हो। अगर जनता शिक्षित है तो नेता को भी शिक्षित होना चाहिए। बिना पढ़ाई के देश का संचालन करने वाला हमारा जो नेता होगा, उसके विचार कैसे होंगे। जो नीति निर्धारण करता है, ठीक है, उसके तहत, उसके मातहत, उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों की बुद्धिमत्ता या उनका जो बेसिक नॉलेज एजुकेशन है वो ज्यादा हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन अनुभव, समझ के साथ आपका ज्ञान बहुत जरूरी है। 100% बदलाव नहीं आया, लेकिन विगत कई वर्षों में हम लोगों ने इस बात को देखा है कि जो सुविधा का जानकार है, इसलिए कई ब्यूरोक्रेट्स, कई नौकरशाह रिटायरमेंट के बाद सरकार के प्रमुख पदों पे है, तो उनकी जो कार्यशैली होती है वो कहीं ना कहीं कभी नॉलेज उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो चाहे मौजूदा देश के सोचा प्रधानमंत्री हो, चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो, या अन्य और बहुत सारे ऐसे, बार बार चर्चा होती है
हमारे सैन्य सेना अध्यक्ष या डोभाल साहब की, तो आप उनके अनुभव साथ उनके एजुकेशन को देखिए। वो दौर अलग था जब हम आजाद हुए थे। 47 का एरा में और 2025 के एरा में जमीन आसमान का अंतर है, और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। आज हम सभी जब अपने समाज को सभ्य चाहते हैं, पढ़ा लिखा चाहते हैं, तो जनसेवक या हमारा नेता वो पहली सीढ़ी से लेकर अंतिम सीढ़ी तक के मापदंड सरकार को चुनने चाहिए। मिनिमम शैक्षणिक योग्यता रखनी चाहिए, जबकि उम्र की सीमा हो और भारत का नागरिक हो, तो किसी भी पद का चुनाव लड़ सकता है। और जो चुनाव लड़ेगा वही चुनाव जीतेगा, वही हमारा नेता होगा। अब आप सोचिए, शिक्षा मंत्री, फिर आप देखिए आपका कानून मंत्री, फिर आपका मेडिकल एजुकेशन का मिनिस्टर, या ऐसे सारे ही विभाग, ये संचालन करने वाले लोग अगर उस विभाग के जानकार होंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे आपके लिए बनने वाली नीतियां में डिस्कशन का स्कोप होगा, और जहां तर्क का स्कोप होता है वहां निर्णय अच्छे आते हैं। जिस उम्मीद आप 21वीं सदी में, आप विश्व गुरु में, आप बाकी बातों में तो हम चांद सितारों की बात कर ले, अगर हम हर विधा में आगे जा रहे हैं और हर विधा में कंपटीशन है और मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया फिक्स है। आप देखिए, बड़ी अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सचिवालय में जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की का खा गा घा समूह की वैकेंसी आती है, आप देखिए कि 50 के वैकेंसी होती है और 5 लाख से लोग ज्यादा इम्तिहान देने वाले लोग होते हैं। उस ऑफिस बॉय के लिए भी लोग पीजी डिग्री, एमए डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं। तो पढ़ाई जानकारी के साथ साथ बुनियादी जो योग्यताएं हैं उस पर सरकार को नहीं बल्कि जनता को विचार कर, सरकार तो विचार करने से रही, क्योंकि इनके रास्ते बंद हो जाएंगे। पढ़ा लिखा समाज, आपका बेटा, आपके ग्राम का, आपके शहर का रहने वाला व्यक्ति, और आप भी तय करिए, अगर आप ये चाहते हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, ये सब चीजें चुने हुए प्रतिनिधि या सरकारें करें, तो उसके लिए पहला चुनाव आपको करना होता है कि आप उनको चुने या सरकार को चुनने के लिए बाध्य करें कि मिनिमम योग्यता तय हो। 75 साल देश को आजाद हुए हो गया, स्वर्णिम काल चल रहा, अब तो बदला जाए, अब तो चीजें तय की जाए। और वंश के दंश के राजनीति को आपने बहुत अच्छे से देखा, समझा, लगातार आप अन्य बातों से देख भी रहे होंगे। ये उसी बात की एक कड़ी थी कि हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधि की न्यूनतम शिक्षा तय होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप देखते रहिए यूनाइटेड भारत।